अस्सलाम वालेकुम। हैदरवाइज़ चैनल में आप सबको खुश आमदीद। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल हैदरवाइज़ को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया। तुझे क्या लगता है कि तू हमें मात दे देगा? आदमजाद, ये तेरी भूल है। कमरे का दरवाज़ा खोलते ही गरजदार आवाज़ ने मेरा इस्तकबाल किया। आप घबराइए नहीं, आपकी बेटी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मैं अंदर से दरवाज़ा लॉक करने वाला हूँ। किसी भी किस्म की आवाज़ें आएँ, आपने दरवाज़ा किसी भी सूरत में खोलने की कोशिश नहीं करनी, चाहे वो आवाज़ें मेरी हों या आपकी अपनी बेटी की। अब आप जाइए और मुझे मेरा काम करने दीजिए। मैंने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया और दूसरी तरफ मुतवज्जो हुआ। वहाँ बेड पर एक खूबरू नौजवान लड़की लेटी हुई थी। उसके हाथ पांव को दुपट्टों की मदद से बांधा गया था। उसके बाल बिखरे हुए थे। मैंने गुस्से से कहा, यह सब क्या ड्रामा है? बंद करो ये ड्रामा। बताओ क्या चाहते हो? क्यों पीछे पड़े हो इस फूल जैसी लड़की के? क्या बिगाड़ा है इसने तुम्हारा? बोलो, मैंने तकरीबन चिल्लाते हुए कहा, मगर कोई जवाब नहीं मिला। तू ऐसे नहीं मानेगा। ठीक है, अब मैं मजबूर हूँ। मैंने अपने होठों को उसके कानों के नज़दीक करके सरगोशी की अंदाज में सूरह रहमान की तिलावत शुरू कर दी। जैसे ही मैंने बिस्मिल्लाह पढ़ी, उसके जिस्म को झटके लगने लगे और एक ही झटके से उसका मुंह हद से ज़्यादा खुल गया और एक नहायत ही खौफनाक चीख बुलंद हुई। मैं उससे ज़रा दूर हट गया। बोल, क्यों तंग कर रहा है इस बच्ची को? क्या बिगाड़ा है इसने तुम्हारा? अब की बार उसका जिस्म पेट की जानिब से हवा में उठने लगा और उसका चेहरा पीछे की जानिब मुड़ने लगा और उसके होंठों पर शैतानी कह कहे रक्सा होने लगे। मैंने पास पड़े हुए गिलास से थोड़ा सा पानी हाथ में लिया और कुरानी आयत का विर्द करके उसकी तरफ फेंका तो एक जोरदार चीख बुलंद हुई। बोल, एक शेर की सी आवाज गूंजी। दीनामपुर से यह शादी से आ रही थी। मैं पीपल के दरख्त पे बैठा था, मेरा इस पे दिल आ गया। अब ये सिर्फ मेरी है, समझा तू? छोड़ दे इसको, इसकी कुछ ही दिनों में शादी होने वाली है। मैंने जोर से कहा, नहीं छोड़ूंगा इसे, अपने साथ अपनी दुनिया में लेके जाऊंगा। तू जितना जोर लगा सकता है लगा ले। वो गुर्रा कर बोला। इस बार तकरीबन उसने बेड को हवा में उछाल दिया। मैं जो हाथों को बांधे उसकी बातें सुन रहा था, मुझे उस पर अब गुस्सा आने लगा। मैंने एक झटके से उसके माथे को दोनों हाथों से पकड़ लिया और उसकी सुर्ख आंखों में टिकटिकी बांध कर देखने लगा। वो मुस्कुराया तो मैंने कुरानी आयात का विर्द शुरू किया। उसके हलक से खौफनाक चीखें निकलने लगी। इस बार चीखों की आवाज़ उसी लड़की की थी। वो चिल्लाते हुए बोली, मुझे छोड़ दो, मैं ठीक हो गई हूँ, खुदा के लिए मुझे छोड़ दो। मुझे सब पता था, ये उसी शैतान की चाल थी ताकि मैं उसे छोड़ दूँ और वो मुझ पर वार कर सके। मैंने मुतवातर कुरानी आयात का विर्द जारी रखा। उसकी आवाज़ लड़की से बदलकर फिर से खौफनाक होना शुरू हो गई और इसने एक ज़ोरदार झटके से मुझे उठाकर किसी खिलौने की तरह फेंक दिया। मैं उड़ता हुआ पीछे खिड़की की अलमारी से जा टकराया। मेरे मुँह से खून निकलने लगा। अब तो मेरे गुस्से की इंतहा नहीं थी। मैंने खून को उल्टे हाथ से साफ किया और दोबारा उठ खड़ा हुआ। अगर हिम्मत है तो इस लड़की का जिस्म छोड़कर मुझसे मुकाबला कर। अगर तूने मुझे हरा दिया तो ये लड़की तेरी, तू इसे ले जाना। ये तो वैसे भी मेरी है और अगर मरने का इतना ही शौक है तो आ, तेरा ये शौक भी पूरा कर दूं। यकीन दिलाता हूँ ऐसी मौत दूंगा कि पता भी नहीं चलेगा, उसने दांत पीसते हुए कहा। उसके साथ ही उसके हलक से जोरदार चीखें निकलने लगी, जो देखते ही देखते लड़की की आवाज़ में बदलने लगी। लड़की बेड से ऊपर हवा में मोल्लिक हो गई और धड़ाम से बेड पर जा गई। कमरे में लगे बल्ब लाइट्स एक एक करके फूटने लगे। हर तरफ सन्नाटा सा छा गया, घटा टोप सन्नाटा। मैंने अपनी सांस को रोक लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर की खामोशी के बाद मुझे अपने पीछे किसी गर्मी का एहसास होने लगा। मैं फौरी तौर पर चौकन्ना हो गया। मैंने फौरन जेब से उस्ताद की दी हुई छोटी बोतल निकाली और बिना आंखें खोले उनका बताया हुआ मंत्र दोहराने लगा। एकदम से फिजा में बैन होने लगे और तेज हवाएं चलने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे सैकड़ों लोग मिलकर मातम कर रहे हों। वो शोर बढ़ता गया और मैंने आंखें बंद कर लीं, विर्द जारी रखा। एक जोरदार झटके के साथ शोर रुक गया और मैंने फौरन आंखें खोल दी और बोतल का ढक्कन ऊपर से बंद कर दिया। वो शैतान अब कैद हो चुका था। मैंने एक लंबी सांस ली और एक नज़र बेड पर गिरी उस लड़की की तरफ देखा। उस जलील शैतान ने इस बेचारी फूल जैसी लड़की का क्या हाल कर दिया था। मैंने आगे बढ़कर उस पर कोई कपड़ा उड़ाया और अलहम्दो शरीफ पढ़कर उस पर धम किया और अचानक से उसके जिस्म में हरकत हुई और उसने आहिस्तगी से आंखें खोल दी। मुझे पता था कि वो अब ठीक हो चुकी है।
मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया और उस बोतल को अपनी बाएं जेब में डालते हुए दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आया। बाहर उसके घर वाले बहुत बेचैन खड़े थे। दरवाज़ा खोलते ही उसके बाप ने पूछा, शाह जी मेरी बेटी? जी अब घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, आपकी बेटी बिल्कुल ठीक है। इतना सुनना था कि उसकी माँ मेरी बच्ची कहते हुए जल्दी से रोती हुई अंदर दाखिल हुई और उसके वालिद ने शुक्राने के तौर पर ज़ेवरात से भरी एक पोटली मेरे हाथ में थमाते हुए मेरा शुक्रिया अदा किया। मैंने उनके चेहरे की तरफ देखते हुए उनके हाथ में वो पोटली वापस थमाते हुए कहा, मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ आपकी बेटी की शादी का बुलावा चाहिए। और मैं सलाम करता हुआ वहाँ से बाहर निकल आया। मैं ऑफिस में बैठा अपना काम कर रहा था कि मोबाइल पर वाइब्रेट हुई और अली इमरान का नाम मोबाइल की स्क्रीन पर चमका। मैंने फ़ोन उठाया। हमेशा की तरह अली इमरान ने मुझे उस्ताद का पैगाम दिया। उस्ताद का हुक्म था कि मैं किसी मरीज़ को देख लूँ। इरफान ने मज़ीद बताया कि वो शाम को तुम्हें कॉल करके एड्रेस समझा देगा और वहाँ उस्ताद का सख्ती से हुक्म है कि इस केस को सिर्फ तुम ही देखोगे। शाम 5 बजे मैं ऑफिस से निकला और बाइक स्टार्ट करके सीधा घर पहुँच गया। घर क्या था, रईस बिल्डिंग में खस्ता हाल कमरा किराए पे लिया हुआ था। पानी साफ था नहीं, बिजली वक्त पे कभी आती नहीं थी, खाना भी खुद ही बनाना पड़ता था। बस अब मरता क्या ना करता, सब देखना पड़ता। मैं बिल्डिंग में दाखिल हुआ और सीधा अपने कमरे की तरफ चल पड़ा। कमरे में दाखिल होते ही मैं बेड पे जा गिरा और आंखें मूंद ली। मैं अपनी ज़िंदगी से तंग आ चुका था। बचपन में एक हादसे में सारे घर वाले गुजर गए, मगर बदकिस्मती से मैं बच गया। मामू ने ही पाला पोसा पढ़ाया लिखाया। जब होश संभाला तो खुद को संभालने का ख्याल दिल में आया। आखिर कब तक मामू के घर पड़ा रहता। मामू के 4 बेटे और 2 बेटियां थीं और मैं खुद उनको बोझ समझने लगा था। जिन्ना कॉलेज से स्कॉलरशिप पाई और सीधा यहाँ गुजरांवाला चला आया। गुजरांवाला जाते ही मैंने मेरिट में एक यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया ताकि अपनी स्टडी को आगे बढ़ा सकूं। लेकिन तीसरे सेमेस्टर में ही मैंने यूनिवर्सिटी को खुदा हाफिज कह दिया। यहाँ लाहौर आने से कबल मैं फैसला कर चुका था कि बस अब और नहीं। इसलिए मैंने प्राइवेट स्टडी जारी रखने का सोचा और DHA ऑफिस में डाटा एंट्री का काम करने लगा। मोबाइल की वाइब्रेशन ने ख्यालों की दुनिया से खींच निकाला। मैंने मोबाइल जेब से निकाला और देखा प्राइवेट नंबर लिखा था। मैंने मोबाइल फ़ोन कॉल्स लगाई, जी अस्सलाम वालेकुम, मगर किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने दोबारा सलाम किया तो एक लड़की की डरी डरी सी आवाज़ ने सलाम का जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा नाम मीना है और मैं किसी अपने इलाज के बारे में आपसे बात करनी है। इमरान भाई ने आपसे रब्ता करने को कहा था। मैं समझ गया कि उसी के बारे में अली इमरान ने बात की थी। मैं चुपचाप उसकी बातें सुनता रहा। सर आपको लेने के लिए 15 मिनट में गाड़ी आएगी और कॉल डिस्कनेक्ट हो गई। मीना नाम सुनते ही मुझे झटका सा लगा। मैंने बेध्यानी में मोबाइल को कान से हटाया और गुज़श्ता मेरे साथ होने वाले तमाम नाखुशगवार वाक़यात मेरी आंखों के सामने गर्दिश करने लगे। मुझे अब भी वो दिन याद है जब मैंने पहली बार यूनिवर्सिटी में कदम रखा। हर कोई अपनी अपनी दौड़ में लगा था। कुछ स्टूडेंट्स तो हर वक्त पढ़ाई में घुसे रहते और कुछ तो पढ़ाई का नाम सुनते ही दौरा पड़ जाता। वहाँ खड़े खड़े कोई हट्टा कट्टा लड़का मुझसे टकराया। उसके किसी लड़की की तरह बाल लंबे थे जिनको उसने संवारा हुआ था। वो भागता हुआ मुझसे टकराया और मैं नीचे ज़मीन पर गिरते गिरते बचा। अरे साले क्या देख कर नहीं चल सकता, वो ये कहता हुआ वहाँ से भागता हुआ गुजर गया। मुझे उसकी हरकत पे गुस्सा तो बहुत आया, मगर मैंने उसे कोई जवाब देना मुनासिब नहीं समझा। मैं शुरू से ही बहुत कम गो और बहुत कम मुस्कुराने वाला हूँ, इसलिए मैंने अपने काम से काम रखने की सोची और चुपचाप क्लासरूम में जाकर बैठ गया। बहुत से स्टूडेंट्स पहले से ही वहाँ गप्पे मारने में मसरूफ़ थे। मैंने एक सीट फारिग देखी और वहीं विराजमान हो गया। आज मेरा यूनिवर्सिटी में पहला दिन था, इसलिए मैं थोड़ा नर्वस भी था। मैं सामने लगे वाइट बोर्ड पर गौर करता रहा जहाँ लिखा था वेलकम स्टूडेंट्स। मैंने आंखों पे हाथ रख के एक सरधा भरी। वाह देखो तो कौन आया है, एक नया मुर्गा। कुछ लड़कियों के हंसने की आवाज़ें मेरे कानों से टकराईं तो मैंने उनकी तरफ देखा। हेलो न्यू मुर्गे। मैं गुस्से से उठ खड़ा हुआ, मगर जैसे ही मुड़ा उसे देखते ही मैं रुक गया। वो मेरी तरफ उंगली से इशारा करके बाकी लड़कियों के साथ ऊंची आवाज़ में हंसने में मसरूफ़ थी। लड़कियों के झुरमुट में वो सबसे अलग थी। उसकी खूबसूरती की मिसाल पूरी दुनिया में कहीं नहीं होगी। नशीली आंखें, गुलाबी गाल, खंदा पेशानी और किसी नाग की तरह बल खाती उसके बालों की रेशमी लट, ऐसे जैसे पूरी दुनिया की खूबसूरती समाकर मेरे सामने आ गई हो। गुस्से से उठा तो था, मगर उसे देखते ही मेरे होठों पर मुस्कुराहट बिखर गई और मेरी नज़र बस उसे देखती रह गई। ओहो देखो तो गुस्सा आ गया। अभी अपने पंख फड़फड़ाता हुआ आएगा और कहेगा क्या करेगा। वो हंसते हुए ऊंची आवाज़ में बोली, जिस पर बाकी सब लड़कियों ने उसका भरपूर साथ देते हुए अजीब आवाज़ें कसनी शुरू कर दी। इसके साथ वो दोबारा उसे खिलखिला के हंस पड़ी।
वो हंसी तो ऐसे लगा जैसे मेरे चारों तरफ हर तरफ रंगीनियां बिखर गई हों। मैं उसकी खूबसूरती में मस्त होने लगा। मैं उसकी तरफ देखते हुए मुस्कुरा रहा था। अचानक वो गुस्से से गाल फुलाती हुई मेरे नजदीक आई। मेरी नजरें यकटक उसकी आंखों में झांक रही थी। ए मिस्टर, ऐसे क्या घूर रहे हो? आंखें निकाल दूंगी तुम्हारी। तुम अभी मुझे जानते नहीं हो, समझे? मेरी मुस्कुराहट अब हंसी में बदलने लगी। वो किसी क्यूट से बच्चे की तरह लग रही थी जो अपनी जिद मनवाने की कोशिश कर रहा हो। तुम हो कौन? मैंने मुस्कुराते हुए पूछा। छोड़ो मीना, मुझे नहीं लगता ये मजनू तुम्हारी कोई बात सुन रहा है। उसकी फ्रेंड्स उसे खींचकर वहां से ले गई। मीना के गाल गुस्से से लाल हो रहे थे और मैंने सर खुजाते हुए उसका नाम ज़ेरे लब दोहराया, मीना, और फिर मैं मुस्कुरा दिया। समझता क्या है आपने आप को? दांत तोड़ के उसके हाथ में न थमा दिए तो मेरा नाम मीना नहीं। रमीज़ कैंटीन में उन दोनों के पास मीना के बिल्कुल पीछे खड़ा मीना की बातें सुनकर मुस्कुरा रहा था, जहां वो अपनी उसी दोस्त के साथ खड़ी उसकी बुराइयां कर रही थी। सायरा की नज़र रमीज़ पर पड़ी तो उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ गईं। देख मीना, छोड़ दे उस बेचारे की जान, उसने तेरा क्या बिगाड़ा है? नहीं सायरा, तुमने देखा नहीं कैसे घूर रहा था मुझे? मेरा तो दिल चाह रहा था उसकी आंखें निकाल दूं। बहुत बुरा लगा मुझे कहीं। उसकी ये बात सीधा रमीज़ के दिल को चोट दे गई। चूँकि वो मीना के पीछे ही खड़ा था, अफसुर्दा लहजे में उससे मुखातिब हुआ, जिस पर वो चौंक गई। ये मुर्गा आपसे अपने इस बर्ताव के लिए माफ़ी मांगना चाहता है, माफ़ कीजिएगा। और वो चुपचाप नज़रें झुकाए सीधा कैंटीन से बाहर निकल गया। उसका दिल टूट चुका था। उसका दिल चाहता था कि उसकी तरफ ना ही देखे तो अच्छा होगा। ये तूने बहुत बुरा किया मीना। वो तेरे पीछे ही खड़ा कब से तेरी बातें सुनकर मुस्कुरा रहा था, पर तुमने उसे इतना बुरा भला कहकर उसका दिल दिखाया। ये तुमने अच्छा नहीं किया। हाँ, तो मैंने बुरा ही कहा है। सायरा ने उसकी बात काट दी। देखो, तुमने भी कुछ कहा है मगर वो तुमसे माफ़ी मांग लेगा। अरे भाई, कोई एटिकेट्स नहीं है तुम में। इतना कहकर सायरा गुस्से से एक तरफ चली गई और मीना रमीज़ को सर झुकाए जाता हुआ देखने लगी। रमीज़ अपनी सीट पे कोई किताब खोले बैठा था, मगर उसका ध्यान अभी भी मीना की बातों में लगा हुआ था। बहुत बुरा लगता है वो मुझे। मीना का ये जुमला बार बार उसके दिमाग में हथौड़े बरसा रहा था और वो एक आध आंसू सामने रखी किताब पर भी गिरा चुका था। अच्छा हुआ जो कुछ होने से पहले ही सब खत्म हो गया, उसने दिल ही दिल में सोचा। वो क्लास में अकेला बैठा पता नहीं क्या क्या सोच रहा था। रमीज़, सॉरी। रमीज़ को सायरा की आवाज़ अपने पीछे सुनाई दी। मैं बिना उसकी तरफ मुड़े उससे मुखातिब हुआ। सायरा, रहने दीजिए, आपका क्या कसूर? आप क्यों माफ़ी मांग रही हैं? दरअसल गलती मेरी है कि मीना को देखते ही मुझे पता नहीं क्यों ऐसे लगा जैसे वक्त रुक गया हो। हर चीज़ अच्छी अच्छी सी लगने लगी। मैं जो कभी मुस्कुराता नहीं था, उसकी एक मुस्कुराहट मुझे मुस्कुरा कर जीने का सबक दे गई। पता नहीं क्यों मन ही मन में मुझे उससे प्यार हो गया। अच्छा किया जो उसने। बोलते बोलते जैसे ही रमीज़ पीछे मुड़ा, उसकी आवाज़ को ब्रेक लग गई। पीछे मीना हैरानगी से आंखें खोले उसकी तरफ देख रही थी, जैसे उसे यकीन ना आ रहा हो। रमीज़ की तो जैसे जान निकल गई। पास में ही खड़ी सायरा खुशी से पागल हो रही थी। बेस्ट ऑफ लक। सायरा खिलखिलाकर हंसते हुए क्लास से बाहर निकल गई। रमीज़ को समझ नहीं आ रहा था सायरा ने बेस्ट ऑफ लक क्यों कहा था। शायद उसका मतलब था कि अब बच के निकलने के लिए बेस्ट ऑफ लक। मीना बिना आंखें झपकाए रमीज़ की तरफ देख रही थी। रमीज़ को समझ नहीं आ रहा था वो अब क्या करे। वो समझ गया कि मीना अब एक थप्पड़ उसके मुंह पर लगाएगी। मीना वो सुन चुकी थी जो उसके सामने नहीं कहना चाहिए था। रमीज़ के तो जैसे पसीने छूटने लगे। वो जी मैं, रमीज़ ने थूक निगलते हुए बस इतना ही कहा था कि मीना शर्माती हुई क्लास से बाहर भाग गई और रमीज़ सर पकड़कर बैठ गया। ये क्या हुआ, उसे इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। दरअसल हुआ यूं कि यूनिवर्सिटी में एंटर होते ही मीना रमीज़ को पसंद करने लगी और रमीज़ भी। रमीज़ अपने आप में रहने वाला एक पुरकशिश और संजीदा नौजवान था। दरअसल ये सायरा और मीना का ड्रामा था कि वो रमीज़ के मुंह से ये बात निकलवा सके कि वो उसके बारे में क्या सोचता है। और अब उसकी खुशी की इंतहा न थी, क्योंकि वो जान चुकी थी कि रमीज़ वाकई में उसे चाहता है। उधर रमीज़ की जान पर बनी थी कि अब उसके साथ क्या होगा। होना क्या था, सायरा की मदद से मीना के दिल की बात रमीज़ तक पहुंची और देखते ही देखते वो डर मोहब्बत में बदल गया। मोहब्बत के बेलगाम तूफान ने जोर पकड़ा तो साथ जीने मरने की कस्में खाईं। अब रमीज़ हंसने और गुनगुनाने लगा। कौन कहता था कि ये वही रमीज़ है जो कभी मुस्कुराना भी नहीं जानता था। उधर मीना की भी जान पर बनी रहती, एक पल भी रमीज़ से दूर न रहती। जब तक उसे अपने पास न पाती सुकून न मिलता। रमीज़ मेन गेट पे खड़ा मीना के आने का इंतज़ार कर रहा था। वो बहुत परेशान था क्योंकि मीना कुछ दिनों से बहुत डरी डरी और सहमी सहमी सी थी।
वो उससे बात करने की कोशिश करता तो वो जल्दी से बस उससे पीछा छुड़वाती, ऐसे जैसे वो उससे अपनी जान छुड़वाने की कोशिश कर रही हो। आज वो उससे क्लियर करना चाहता था कि आखिर बात है तो क्या है, कोई परेशानी है तो बात तो बताए। वो इसी शशोपंज में खड़ा था कि मीना सायरा के साथ बुर्का पहने आती दिखाई दी। वो करीब आई तो बोला, मीना मेरी बात सुनो। मगर वो तो पास से किसी गर्म हवा के झोंके की तरह गुजर गई और मेन गेट से सीधा बाहर निकल गई। रमीज़ के दिमाग में धमाके से होने लगे। कल तक साथ जीने मरने की कस्में खाने वाली आज पास से गैरों की तरह गुजर गई। रमीज़ की आंखों में आंसू थे। मीना मेरी बात। एक दफ़ा फिर मीना की तरफ लपका मगर जुमला अधूरा रह गया। किसी ने उसका कॉलर पकड़कर एक झटके से पीछे की तरफ खींचा। अबे लड़की छेड़ता है हरामखोर। उसी के साथ कोई 10-12 लड़कों ने उस पर लातों और घूंसों के साथ डंडों और मुक्कों की बारिश कर दी। रमीज़ नीचे ज़मीन पर गिर पड़ा, अपनी टांगों को समेटे और अपने हाथों की मदद से अपने चेहरे को छुपाते हुए हाथ पांव मारने लगा। मारने वाले लड़कों के ग्रोह में वो सायरा और मीना को दूर जाता देख रहा था। उसकी हिम्मत टूट गई। लड़कों ने मारकर उसे लहूलुहान कर दिया। बस करो, एक भारी मर्दाना आवाज़ पर सभी रुक गए। रमीज़ दूर से बेहोशी और नीम बेहोशी की हालत में सिटपटा रहा था कि किसी ने उसे गिरेबान से पकड़कर ऊपर खड़ा किया। मीना सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी। अगर तू हमारे बीच आया तो तेरी तिक्का बोटी करके गली के कुत्तों को खिला दूंगा। और उसी के साथ उसे ज़मीन पर वापस फेंक दिया। ये वही लड़का था जो उससे यूनिवर्सिटी में एंट्री के पहले दिन टकराया था। तो तुम लोग मेरी तिक्का बोटी करके खाओगे, रमीज़ ने कराते हुए मुस्कुराहट के साथ कहा, जिस पर कबीर गुस्से से लाल पीला होता हुआ रमीज़ की तरफ बढ़ा और उसके पेट में एक ज़ोरदार लात दे मारी, जिसके नतीजे में उसके मुंह और नाक से खून बहने लगा और वो कुछ ही देर में होश से बेगाना हो गया। कॉलेज के स्टूडेंट आहिस्ता से रमीज़ के गिर्द दायरा लगाने लगे, जिसके बाद वो लगातार 5 दिन यूनिवर्सिटी से गायब था। मैं कुछ नहीं जानती, मैं सिर्फ रमीज़ को चाहती हूँ और उसी को चाहती रहूँगी, समझे तुम? मीना कबीर के इस तरह मोहब्बत के बार बार इजहार पर तैश में आते हुए बोली। रमीज़ रमीज़ रमीज़, वो आखिर है क्या चीज़? उसमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं? उसे तो मैं च्यूंटी की तरह मसल कर रख दूंगा और ऐसी हालत कर दूंगा कि उसे अपने पैदा होने पर भी अफसोस होगा। और जब मैं उसका खेल ख़त्म कर दूंगा ना, तो तब तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। कबीर ने कहा। नहीं, तुम उसे कुछ नहीं करोगे, प्लीज़, मीना ने तकरीबन रोते हुए कहा। इस बार तो मैंने उसे सिर्फ हाथ लगा के छोड़ दिया है। अगर तुम चाहती हो कि वो ज़िंदा रहे तो तुम्हें उससे दूर रहना होगा, वरना वो जान से जाएगा, समझी तुम? कबीर ने गुर्राते हुए कहा, जिस पर मीना रोती हुई वहाँ से भाग गई। कबीर की शुरू से ही मीना पर आंख थी। कबीर यूनिवर्सिटी का गुंडा माना जाता था। गुज़श्ता 3 साल से लगातार फेल होता आ रहा था। लड़कियों को छेड़ना, मसरूफ़ लोगों को तंग करना, आम लोगों पर जुल्म करना उसकी आदत थी। ऐसे लोगों का अंजाम हमेशा भयानक होता है, और हुआ भी ऐसे ही। कबीर एक दिन अपने चंद उबाश दोस्तों के साथ इधर उधर आवारागर्दी कर रहा था कि एक अनजाने ग्रुप के साथ लड़ाई हो गई। बात यहाँ तक बढ़ गई कि जीने मरने की आन खड़ी हुई। उसके पास तो कुछ था नहीं सिवाय डंडों के। तो कबीर की टक्कर भी सवा शेर से हुई। वो उसे उसके दोस्तों समेत कहीं उठाकर ले गए और अगली ही सुबह उनकी लाशें किसी कूड़े के ढेर पर पड़ी हुई कपड़ों से आरी मिली। और इस तरह कबीर अपने 3 दोस्तों समेत दर्दनाक मौत मरा। कभी कभी बुराई का खात्मा भी उससे बड़ी बुराई कर देती है, जो कि अब साबित हो चुका था। जब रमीज़ ठीक हुआ तो वो जल्दी से मीना से मिलना चाहता था। वो फ़ौरन उसे मीना के हॉस्टल पहुंचा, लेकिन वहां पहुंचते उसे हैरत हुई कि मीना अपने हॉस्टल में नहीं थी। सायरा से उसे पता चला कि मीना यूनिवर्सिटी छोड़ चुकी है और अपने घर जा चुकी है, और उसने ये कहा है कि तुम उससे रब्ता करने की कोशिश ना करो। और हाँ, उसने तुम्हारे लिए एक ख़त छोड़ा है। सायरा ने वो ख़त उससे थमाते हुए कहा। एकदम से रमीज़ की आंखों में आंसू आ गए। क्यों किया उसने मेरे साथ ऐसा? सायरा, क्यों किया उसने? रमीज़, दरअसल उसने जो भी किया तुम्हारी भलाई के लिए। वो नहीं चाहती थी कि तुम्हें कुछ हो। रमीज़ को हैरत का शदीद झटका लगा। क्या मतलब, मेरी भलाई के लिए? हाँ। सायरा ने उसे कबीर के बारे में सब कुछ बता दिया और ये भी बताया कि उस दिन तुम पर हमला होने की वजह से वो डर गई थी, इसलिए उसे ये कदम उठाना पड़ा। तुम उसे गलत मत समझना, उसने जो कुछ किया तुम्हारी भलाई के लिए। ये सुनते ही रमीज़ गुस्से से पागल हो गया और उसने दिल में पक्का इरादा कर लिया वो कबीर को नहीं छोड़ेगा। रमीज़ ने खत खोला। लिखा था, रमीज़ कैसे हो? मैं जानती हूँ तुम मुझसे बहुत नाराज़ हो और तुम्हारा नाराज़ होना बनता भी है, इसलिए मुझे सज़ा मिलनी चाहिए, पर शायद मुझे सज़ा मिल चुकी है। रमीज़, मैं तुम्हें कुछ बता नहीं सकती, बस इतना ज़रूर कहूँगी कि मैंने जो कुछ किया तुम्हारी भलाई के लिए किया। ये फ़ैसला बहुत सख्त है,
पर हमारे लिए यही ठीक रहेगा, और मुझे यकीन है कि तुम्हें सायरा ने असल वजह बता दी होगी और तुम गुस्से में कबीर से बदला लेने का सोच रहे होगे। रमीज़, तुम्हें मेरी कसम है, तुम कबीर से कोई बदला नहीं लोगे, और प्लीज़ मुझसे रब्ता करने की कोशिश ना करना। और हाँ, पहले की तरह मुंह मत बनाते रहना। तुम हंसते हुए अच्छे लगते हो और मेरी दुआ है हमेशा हंसते रहो। रमीज़ मीना का ख़त पढ़ते ही रो पड़ा, मगर अब उसे अपने सीने पर पत्थर रखना दुश्वार लग रहा था। वो सोच में रहने लगा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। रमीज़ की ज़िंदगी से उसका सुकून मीना की जुदाई से छिन गया। दोस्तों, ये कहानी YouTube चैनल हैदर वॉइस पर पेश की जा रही है। आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल हैदर वॉइस को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को दबाइए ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तभी उसने यूनिवर्सिटी को हमेशा के लिए छोड़ दिया और वो कहीं दूर निकल गया। ना ही कोई उसके बारे में जानता था और ना ही मालूम था कि वो कहाँ चला गया है। तभी उसने लाहौर रईस बिल्डिंग में कमरा किराए पर लिया, जहाँ उसकी सैयद ज़मीर शाह साहब से वाकफियत हुई। शाह साहब ने उसे समझाया कि ज़िंदगी में अगर खुशियाँ हैं तो इसमें गम भी हैं। अगर हम एक ही खुशी को लेकर बार बार खुश नहीं हो सकते तो बेटा एक ही गम को गले से लगाकर सारी उम्र क्यों रोते रहें। शाह साहब ने उसकी हौसला अफजाई करने में कोई कसर न छोड़ी। उसके अकेलेपन और सैयद साहब की अता करदा किताबों और हिकमत से भरपूर बातों ने उसे इल्म से मस्त कर देने वाले रूहानी ताकत से भरपूर समंदर में धकेल दिया। वो शाह साहब की दी हुई ताकतों को भलाई के लिए इस्तेमाल करने लगा। लोग उसे भी शाह साहब के नाम से जानने लगे, मगर उसे ये बात पसंद नहीं थी। वो अक्सर लोगों से कहता कि उसे शाह साहब मत कहें। दरवाजे पे होने वाली बार बार दस्तक ने उसे माजी की दुनिया से बाहर निकाला। उसने जल्दी से उठकर दरवाज़ा खोला। सामने एक शख्स हाथ में चाबी पकड़े खड़ा था। जी फरमाइए। रमीज़ ने सलाम के बाद पूछा, सर मुझे मैडम मीना ने भेजा है, मैं शाह साहब को लेने आया हूँ। उसने चाबी को एक हाथ से दूसरे में घुमाते हुए कहा। रमीज़ ने कहा, अच्छा आ जाइए, आप 2 मिनट इंतज़ार करें। रमीज़ ने फ़ौरन वज़ू किया और सादा सी पेंट शर्ट मुहज़्ज़बाना अंदाज में ज़ेब तन की, और वह शख्स जो यकीनन ड्राइवर था उसे निकलने का कहा। उसने पूछा, सर जी वो शाह साहब। मैंने उसकी तरफ गौर से देखते हुए कहा, मेरा नाम रमीज़ है, मुझे तुम ये शाह साहब कहना बंद करो और चलो निकलते हैं। वो दीदे फाड़े मेरी तरफ देखने लगा। गाड़ी चलाते वक्त वो बार बार मेरी तरफ देखता और आखिरकार बोल पड़ा, सर आप वाकई आप। मैंने मोबाइल से नज़रें उठाते हुए सिर्फ उसे घूरा और वो चुपचाप गाड़ी चलाने लगा। गाड़ी एक बड़ी सी हवेली के सामने ठहरी। गाड़ी से उतरते ही मैंने हवेली पर एक नज़र घुमाई तो मुझे अंदाज़ा हो गया कि यहाँ बहुत ही कोई ताकतवर आसेबी ताकत मौजूद है। रात के अंधेरे में हवेली किसी भूत बंगले जैसी लग रही थी। मैं हवेली में दाखिल हुआ ही था कि अंदर उस शानदार हवेली में मौजूद हर शय से सोगवारी की बू सी आने लगी। मेरा यहाँ दम घुटने लगा। हवेली शानदार थी। मैं नीचे सहन में पड़े सोफे पर बैठ गया। सहन से सीधा ऊपर की जानिब दोनों तरफ 2 हैकल पलरों के साथ शानदार अंदाज में सीढ़ियाँ जा रही थीं। वहाँ खड़े इक्का दुक्का नौकर मुझे हैरत से देख रहे थे, जैसे मैं कोई अजूबा हूँ। और असल हमेशा ऐसे ही होता है। लोग जब शाह साहब का नाम सुनते हैं तो उन्हें लगता है कि कोई बारिश आमिल बुजुर्ग होगा। जब वो मुझे देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं कि ये एक 24-25 साल का नौजवान। खैर, मैंने पास पड़े जग से थोड़ा सा पानी गिलास में उंडेला था कि ऊपरी कमरों में से एक लड़की की चीख सुनाई दी। सभी नौकर चाकर ऊपर की तरफ भाग खड़े हुए। मैं भी उनकी देखा देखी कमरे की तरफ लपका जहाँ से वो चीख की आवाज़ आई थी। अंदर दाखिल होते ही मैंने देखा सामने बेड पर एक नौजवान नाइट ड्रेस में मलबूस बहुत बुरी हालत में था। उसके हाथ पांव मुड़ चुके थे और मुंह से झाग निकल रहा था। उसके बाजू और टांगें आपस में मिलकर गोलाई की शक्ल इख्तियार कर रहे थे और उसके मुंह से बड़ी भारी भरकम गुर्राहटें निकल रही थीं, जैसे कोई खूंखार जानवर गुर्राता हो। वहाँ कमरे में मौजूद सब लोग खौफ में डूबे हुए थे। मैं ऐसे केसेस पहले कई बार देख चुका था, इसलिए मैं हमेशा की तरह नॉर्मल था। उसकी एक ज़ोरदार गुर्राहट से मेरे पास खड़ी लड़की की चीख निकल गई, जिसे अंदर दाखिल होने से अब तक नज़रअंदाज किया गया। मैंने जो ही उस लड़की का चेहरा देखा तो मुझे हैरत का शदीद झटका लगा, क्योंकि वह लड़की कोई और नहीं बल्कि मीना ही थी। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं और मैं मुंह खोले उसकी तरफ देखता रहा। इतने सालों बाद वो मेरे सामने थी। उसकी आंखों में आंसू थे और वो रोती हुई मुंह के आगे हाथ रखे उसी नौजवान की तरफ देखकर, शायद उसने अभी तक मेरी तरफ नहीं देखा था। मैं बिना पलके झपकाए मीना की तरफ देखता जा रहा था। मेरी आंखों में आंसू भर आए। एक साथ गुजारे गए कई पल मेरी आंखों के सामने घूमने लगे। मैं माजी की यादों में खोया था कि अचानक से फिजा में अजान की आवाज़ बुलंद हुई। मस्जिद पास ही कहीं थी, इसलिए आवाज़ काफ़ी तेज़ थी। अजान की आवाज़ सुनना था कि आहिस्ता आहिस्ता वो नौजवान नॉर्मल हालत में आने लगा
और कुछ ही पल में एकदम से ठीक हो गया। मीना और एक दो नौकरों ने जल्दी से आगे बढ़कर उसे सीधा करके लेटाया और उसे चादर उड़ा दी। मीना उसके सीने पर सर रखकर रोने लगी। मैं मतवातर मीना की तरफ देख रहा था। एक नौकर ने मेरे कंधे पर हाथ रखा तो मैं जैसे वापस इस दुनिया में आ गया। जब मैंने दोबारा से मीना की तरफ नज़र दौड़ाई तो ये सब देखकर अचानक मेरे होश उड़ गए। मुझे अब समझ में आने लगा कि मीना किसी और की हो चुकी थी। मुझे एक पल की खुशी की कीमत इतनी महंगी चुकानी पड़ेगी सोचा नहीं था। इंसान को तब कैसा लगता है जब वो पल भर के लिए इतना खुश हो जैसे उसे दुनिया जहान की खुशियाँ मिल गईं, और फिर वो अगले लम्हे खुशी दुख में बदल जाए। मुझ पर तो जैसे पहाड़ टूट पड़ा। मैं चुपचाप नज़रें झुकाए वहाँ से नीचे सहन में आया और बाहर की तरफ चल पड़ा। बाहर लॉन में सर पर हाथ रखे मैं घूमने लगा। मेरी आंखों में आंसू थे। दिल चाहता था कि ज़ोर ज़ोर से चिल्लाऊं। मैं जैसे दिल ही दिल में खुदा से शिकवे करने लगा कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। पर अगले लम्हे मुझे शाह साहब की आवाज़ सुनाई दी। रमीज़ बेटा, खुदा कभी अपने बंदे को अकेला नहीं छोड़ता। तुमने खुदा के नाम पर कई लोगों की मदद की है, उन सब की दुआएं तुम्हारे साथ हैं। मैंने उसी वक़्त अल्लाह से अपनी गुस्ताखी की माफ़ी मांगी। मैंने फ़ैसला कर लिया कि मैं उस नौजवान का इलाज करने के बाद ये शहर छोड़कर कहीं और चला जाऊंगा। शाह साहब, छोटी मालकिन आपको बुला रही हैं, आप बाहर क्यों आ गए? एक नौउम्र लड़की ने मुझे अदब से मुखातिब करते हुए कहा। वो अंदर हवेली में मौजूद किसी काम वाले की बेटी थी, क्योंकि उसके हलिये से अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं था। जी चलिए, मैंने गहरी सांस लेकर कहा और उसके पीछे चल पड़ा। अंदर दाखिल होते ही मैंने गर्दन झुका ली। मैं दरअसल मीना से अपने आंसू छुपाना चाहता था ताकि उसे ऐसा महसूस ना हो कि मैं अब भी उसे चाहता हूँ। मीना सामने ही खड़ी थी। बीबी जी, शाह साहब आ गए। मीना मेरी तरफ मुड़ी और ऐसे जल्दी जल्दी कदम उठाती मेरे नज़दीक आई जैसे उसे मेरा बहुत बेसब्री से इंतज़ार हो। शाह साहब, उसने अभी इतना ही कहा था कि मैंने चेहरा ऊपर उठाया और मेरी आंखों में आंसू थे। मैं खुद को रोक नहीं पाया और मीना की तरफ देखने लगा। आंसू मेरे गाल भिगोते हुए नीचे ज़मीन पर जा गिरे। मीना मुझे अपने सामने देखकर दम बखुद रह गई। वो आंखें झपकाए बगैर मेरी तरफ हैरानी से देख रही थी। मैं बमुश्किल एक आध लफ्ज़ ही कह पाया मीना कि एकदम वो मुझसे चिमट गई और धाड़े मार मार कर रोने लगी। कहाँ चले गए थे तुम रमीज़? पता है कितना ढूंढा मैंने तुम्हें। वो मुतवातर रोए जा रही थी। मेरी भी आंखों से आंसू जारी थे। मैंने खुद पर कंट्रोल किया और मीना को खुद से अलग करते हुए कहा, मीना तुम शादीशुदा हो, ऐसा करना ठीक नहीं। अरे तुम्हें किस गधे ने कहा कि मैं शादीशुदा हूँ? मीना ने मुंह फुलाते हुए मेरी तरफ देखा और कहा, और फिर मुझसे चिमट गई। मैं हैरान था कि अगर वो शादीशुदा नहीं तो वो नौजवान कौन था जिसके सीने पर सर रखकर वो थोड़ी देर पहले रो रही थी। वैसे सच बताऊं तो मीना ने अभी तक शादी नहीं की। ये सुनकर ही मेरी खुशी की इंतहा न रही। मैं दिल ही दिल में खुदा का शुक्र अदा करने लगा। हम दोनों से ज़्यादा तो पास खड़े नौकर हैरान थे। मीना काफ़ी देर तक आंखें बंद किए मुझसे चिमटी रही। मैंने उसे दिलासा दिया। मीना, बैठने को नहीं कहोगी? तो वो शर्माती हुई सूरत बनाए मुझे एक तरफ कोई इशारा करके बोली, आओ बैठो। तो मीना, वो ऊपर कौन है? मैंने सोफे पर बैठते हुए कहा। उससे खासा हिचकिचाते हुए सवाल किया। वो मेरे बड़े भाई साहब हैं। उनका नाम इदरीस है। मैं और मेरा भाई अपने वालिदैन की इकलौती औलाद हैं। उन्होंने हमेशा हमें नाजों से पाला है, हमारी अच्छी परवरिश की। हम दोनों यहीं इसी हवेली में पैदा हुए। अब्बू जान की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। ये हमारे लिए बहुत बड़ा सदमा था। सभी बुझे बुझे से रहने लगे और इसी हादसे के ज़ेरे असर कुछ ही हफ्तों में अम्मी जान भी वो ये कहकर चुप हो गई। अपने निचले होठ को दबाने लगी जैसे कुछ छुपाना चाह रही हो। मुझे बहुत अफसोस है मीना। अल्लाह ताला उनकी अरवाह को जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। बस फिर उसके बाद घर वीरान वीरान सा हो गया। भाईजान ने मेरी कैफियत भांपते हुए मुझे गुजरांवाला में यूनिवर्सिटी में दाखिला दिलवाया ताकि मैं अपनी आगे की पढ़ाई मुकम्मल करूं। उन्होंने वहीं मेरे लिए हॉस्टल का भी इंतज़ाम किया, क्योंकि वो जानते थे कि मेरे लिए यहाँ रुकना ठीक नहीं, क्योंकि मैं अब्बू जान और अम्मी जान की याद में बुझी बुझी सी रहने लगी। दिन भर रोती और जब रात को उनकी याद आती तो नींद भी ना आती। कभी कभी तो पूरी रात रोते रोते गुजर जाती। भाईजान भी मेरी वजह से काफ़ी परेशान थे, इसलिए उन्होंने मुझे हॉस्टल भेज दिया ताकि मैं दोस्तों में रहूं तो मन कुछ और हो जाए। वहीं मेरी दोस्ती सायरा से हुई और मुतवातर और दोस्तें बनती गईं और मैं काफ़ी खुश थी। फिर एक दिन तुम मुझे दिखाई दिए, मुंह लटकाए खड़े थे। कबीर ने जानबूझकर तुम्हें धक्का दिया और गाली भी दी, मगर तुमने उसे कुछ नहीं कहा। तुम्हारी ऐसी अदाओं से ही मुझे तुमसे प्यार हो गया। और फिर कबीर का क्या हुआ? मैंने मीना की बात काटते हुए कहा। मेरे जाने के बाद ही उसी रात उसकी किसी औबाश लड़कों के गिरोह से झड़प हो गई और उसके नतीजे में कबीर और उसके 3 दोस्त जान से मारे गए। मीना ये कहकर चुप हो गई। बेचारे के साथ अच्छा नहीं हुआ, मैंने आंखें झपकते हुए कहा। हाँ, पर मैं कुछ दिन बाद वापस आ गई, मगर जब तक तुम कहीं जा चुके थे और कोई जानता नहीं था कि तुम कहाँ हो।
तुम्हें पता भी है मैं कितनी उदास रहा करती थी। मैंने अभी मुश्किल से 2 सेमेस्टर गुजारे थे और फिर एक दिन भाईजान की बीमारी की इत्तला मिली। मैं फ़ौरन वापस आ गई। न जाने कौन सा ऐसा मर्ज़ भाईजान को हो गया, किसी भी डॉक्टर या हकीम की समझ से बालातर है। कभी भाईजान खुद ठीक हो जाते हैं और कभी उनकी ऐसी हालत हो जाती है कि मुझसे देखा नहीं जाता। अजीब अजीब सी आवाज़ें निकालते हैं और बहुत दफ़ा तो उन्होंने मेरी जान लेने की भी कोशिश की और फिर एक रात वो बोलते बोलते रुक गई और दोबारा बोली। एक रात मेरी आंख झटके से खुल गई। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई हाँफता हुआ नीचे की तरफ भागा हो। मैंने डरते हुए कमरे का दरवाज़ा खोला और लाइट्स ऑन करने के लिए स्विच ऑन किया तो लाइट नहीं थी। मैं हैरान थी कि जब लोड शेडिंग होती तो जनरेटर हमेशा अपने आप ऑन हो जाया करता। तरह तरह के ख्यालात मेरे दिमाग में आने लगे, जैसे कहीं कोई चोर तो नहीं घुसा आया हवेली में, फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने जानबूझकर जनरेटर ख़राब किया हो या बिजली काट दी हो। बस डर सा दिल में बैठ गया। शायद इसीलिए ख्यालात आ रहे थे। मैंने मोमबत्ती चलाई और नीचे सीढ़ियों की तरफ आई। मैंने शकील को आवाज़ दी मगर उसने कोई जवाब नहीं दिया। शकील हमारे घर का चौकीदार था, पर न जाने वो कहाँ था। उसका यूँ जवाब ना देना मुझे गुस्सा दिला रहा था। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे पीछे कोई खड़ा है। खौफ की एक लहर मेरे जिस्म में दौड़ गई। मैं डरती हुई पीछे मुड़ी तो ये देखकर मेरी जान में जान आई कि वहाँ कोई नहीं था। लेकिन जो ही मैं वापस पलटी तो मेरे हलक से चीख निकल गई। मेरे सामने एक निहायत ही खौफनाक और दिल दहला देने वाला मंजर था। मेरे सामने शकील चौकीदार ज़मीन पर चित लेटा हुआ था और भाईजान उसका पेट फाड़कर उसके दिल को चबा रहे थे। शकील की आंखें बाहर को उबल रही थीं। अचानक से भाईजान मेरे सामने आकर खड़े हो गए। उनके मुंह से खून टपक रहा था। हाथ, कपड़े और गिरेबान लहूलुहान थे। भाईजान के बाल ऐसे लंबे बढ़ गए जैसे किसी औरत के हों। वो मेरे बिल्कुल सामने खड़े हुए और मेरी आंखों में घूरने लगे। मेरा जिस्म पसीने में शराबूर होने लगा। मुझे ऐसा लग रहा जैसे मेरे जिस्म में जान न रही हो। तभी उनके हलक से खूनी दरिंदे की तरह चीख निकली और मैं इस मंजर की ताब ना लाते हुए बेहोश हो गई। मीना चुप हो गई और इसके बाद गहरी खामोशी छा गई। तो ये बात है, मैंने कुछ सोचते हुए कहा। मैं समझ गया था कि यह किसी डॉक्टर या हकीम के बस की बात नहीं और उसके जिस्म पर वाकई किसी ज़बरदस्त आसेब का असर है। इसका मतलब है कि इदरीस के जिस्म पर वाकई किसी आसेबी ताकत का कब्जा है। मीना सहमे हुए डरे हुए बच्चे की तरह मेरी तरफ देखने लगी। वैसे तुम ऐसे कैसे? आई मीन आमिल, मीना ने मुस्कुराते हुए पूछा। हाँ बस क्या बताऊँ। उसी दौरान एक ज़बरदस्त चीख फिज़ा में गूंजी और हम दोनों एकदम उठे और इदरीस के कमरे की तरफ लपके। मैं दौड़कर अंदर दाखिल हुआ। कमरे के दरवाजे तक पहुंचते ही आवाज़ बंद हो गई। मैं हैरान था, कमरे में कोई नहीं था। बेड शीट नीचे की तरफ लटकी हुई थी और पूरा कमरा खाली था। मैं समझ गया कि ये आसेब अब मजाक के मूड में तो बिल्कुल नहीं। मैंने अंदर आती हुई मीना और बाकी नौकरों को हाथ के इशारे से बाहर निकलने का कहा और आहिस्ता आहिस्ता कदम रखने लगा। मैंने तसल्ली कर ली कि कमरा खाली था, मगर मेरा इल्म बार बार अंदर होने वाली अनहोनी से मुझे आगाह कर रहा था। मैंने दरवाज़ा बंद करते हुए मीना से कहा, मीना आप घबराइए नहीं, इदरीस भाई ठीक हो जाएंगे। मैं अंदर से दरवाज़ा लॉक करने लगा हूँ। किसी किस्म की आवाज़ें आएँ, आपने दरवाज़ा नहीं खोलना। आप यहाँ से ज़रा दूर हो जाएं और मुझे मेरा काम करने दीजिए। मैंने मीना की तरफ देखते हुए कहा। सब ठीक हो जाएगा, मैं हूँ ना। मीना ने बनावटी मुस्कुराहट दिखाई और मैंने दरवाज़ा बंद कर लिया। मैं कमरे में इधर उधर घूमने लगा। इदरीस का कहीं नामो निशान नहीं था। मैंने आंखें बंद करके कुरानी आयात पढ़नी शुरू कर दी। एकदम कमरे की लाइट एक एक करके फूटने लगी, सिवाय एक छोटी सी रेड लाइट के। मैं ध्यान लगा के अपने अमल में मसरूफ़ था कि मेरे कंधे पर कोई अजीब सी चीज़ गिरने लगी। मुझे गीलापन महसूस होने लगा तो मैंने कंधे पर हाथ रखा। मेरे हाथ पर भी कोई ऐसी ही चीज़ गिरी। मैंने जो ही ऊपर की तरफ देखा, मेरे 14 तबक रोशन हो गए, क्योंकि इदरीस किसी छुपकली की तरह ऊपर छत पर चिमटा हुआ था। अपने होठों पे अपनी लंबी ज़बान फेरते हुए हंस रहा था और मेरे ऊपर देखते ही मेरे ऊपर झपटा। मैंने एक लंबी छलांग लगाई और दूर जा गिरा और वो किसी जानवर की तरह अपने हाथ पाँव को अपने 4 सू फैलाए मेरी तरफ देखकर गुराने लगा। उसने मेरी तरफ देखते हुए अपनी गर्दन उल्टी घुमानी शुरू कर दी और ये देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं कि उसकी ठोड़ी ऊपर की जानिब और माथा नीचे की जानिब हो गया। मैंने फ़ौरन अपना अमल पढ़ना शुरू कर दिया। वो हंसा और फिर एक ज़ोरदार कहका फ़िज़ा में बुलंद हुआ। मैं बिना डरे अपना अमल जारी रखे था। वो मेरे इर्द गिर्द ऐसे चक्कर लगाने लगा जैसे शेर अपने शिकार के गिर्द घूमता है। उसके मुंह से अजीब सी आवाज़ें निकल रही थीं। तुम और तुम्हारा अमल कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे मेरा, उसने कहा और मेरी तरफ छलांग लगाई और मेरे सामने आ गया और ज़ोरदार कहके लगाने लगा। मैंने उसकी सुर्ख अंगारा आंखों में देखते हुए पूछा, तुम कौन हो और क्या चाहते हो? उसने मेरी तरफ देखते हुए बड़े आराम से मेरे कानों के करीब अपने होंठ लाते हुए कहा, मीना, और फिर एकदम से मेरे चेहरे को देखने लगा।
और अपने उल्टे चेहरे पे काले दांत निकालकर मुस्कुराने लगा। मैं गुस्से से सुर्ख हो गया और उसे खा जाने वाली नज़रों से घूरने लगा और एक ज़ोरदार धक्का दिया तो उड़ता हुआ दीवार से टकराया और एकदम उठ खड़ा हुआ और दोबारा से फिज़ा में उसकी शैतानी हंसी गूंजने लगी। मैंने अपने अमल की ताकत से तैयार किया हुआ काला धागा अपनी जेब से निकाला और उसे अपने हाथ पे लपेटते हुए उसीले अंदाज में कहा, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरी मीना को मुझसे छीनने आया है, मैं तेरा निशान मिटा दूंगा मरदूद। इतना कहकर मैं उस पर दीवाना वार टूट पड़ा। मेरे एक वार पे वो ऐसे गला फाड़े चिल्लाया जैसे कर्ब से उसकी जान निकल गई। मैं हैरान था कि वो मुझ पर जवाबी हमला क्यों नहीं कर रहा और जल्दी मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई। यकायक उसने मुझे आंखों के इशारे से हवा में मौलिक कर लिया। मैं ज़मीन से तकरीबन 4 फीट बुलंदी पर बुत की तरह हवा में लेटा था। मैं उसकी गिरफ्त में ऐसा जकड़ा गया कि ना मुझ में बोलने की हिम्मत थी और ना हिलने की। मैंने बहुत कोशिश की, लाख कोशिश, मगर मैं नाकाम रहा। वो मेरे नज़दीक आया और नीचे की तरफ ढल के मेरे बाजू को दोनों हाथों में लेते हुए कह के लगाने लगा और एकदम से मेरी नब्ज़ वाली जगह में अपने दांत काट दिए तो मैं दर्द में मुब्तला हो गया मगर चिल्ला ना पाया। वो थोड़ी देर तक मेरा खून पीता रहा, फिर ऊंची छलांग लगाते मेरे ऊपर आ बैठा और आंखें निकालने लगा। उसके लबों पर शैतानी मुस्कुराहट थी। फिर हवा में उड़ता हुआ ऊपर छत को जा लगा। उसके मुंह से टपकते हुए खून के कतरे मेरे चेहरे पर गिरने लगे और मैं दर्द से पागल होने लगा। अचानक से वो कहके लगाता हुआ मेरे ऊपर आ गिरा और मुझसे साथ लेते हुए ज़मीन पर जा गिरा। मेरे मुंह से खून निकल पड़ा। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मनोवज़न किसी ने मेरे ऊपर गिरा दिया हो। फ़ौरन मेरे मुंह से चीखें निकलने लगी और अचानक से उसका वजूद हवा में तहलील हो गया। मैं अपने दाएं हाथ को अपने बाएं हाथ से दबाने और खून रोकने की कोशिश करने लगा। दर्द से जैसे मेरी जान निकलने लगी। मैंने अपनी तेज़ सांसों पर काबू पाया और विजदानी कैफियत में शाह साहब से मुखातिब हुआ। हजूर, ये मुझ पर क्यों भारी पड़ रहा है? मुझे यकीन है कि बदी कभी नेकी पर दस्तरस नहीं ले सकती। ये सब क्यों हो रहा है? मैंने अपने हाथ को दबाते हुए रोने लगा। अचानक से फ़िज़ा में शाह साहब की आवाज़ आई, सब इसलिए हो रहा है कि तुम रूहानी ताकत के इस्तेमाल में हद से ज़्यादा जज्बाती हो रहे हो बेटा। खुद पर काबू रखो। बुराई चाहे जितनी भी ताकतवर हो, उसका खात्मा हमेशा अच्छाई के हाथों होता है। इस शरीर को अपने जज्बात से नहीं बल्कि खुदाई यकता की रूहानी ताकत से मात दो। शाह साहब की आवाज़ बंद हो गई। शैतानी कह के मेरे कान से टकराने लगे। अब की बार जो मैंने आंखें खोली तो मेरी आंखों में एक चमक थी। अब मुझे गुस्सा नहीं आ रहा था, उसकी शैतानी हंसी से घिन आने लगी थी। वो आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ बढ़ा। इस बार मैं उठ खड़ा हुआ। मेरे जिस्म को थोड़ी बहुत पहले तकलीफ थी, उससे मैं बेगाना होकर उसकी तरफ कदम उठाने लगा। वो मेरी खून से लथड़ी लंबी जुबान को होठों पर फेरते हुए मेरी तरफ दौड़ पड़ा। मैं अपनी जगह पर जमकर खड़ा हो गया। जैसे ही उसने मुझ पर छलांग लगाई, मैंने चिंगारते हुए उसकी गर्दन को अपने हाथ में दबोचा और आहिस्ता से उसे ज़मीन पर उठा लिया। मुझसे छूटने के लिए वो हाथ पांव मारने लगा। मुझे अपने अंदर एक रूहानी ताकत का ठाठे मारता समंदर महसूस हुआ। मैंने ऊंची आवाज़ में सूरह बकरा की आखिरी आयत की तिलावत शुरू कर दी। फ़ौरन से पेशतर फ़िज़ा उसकी हैबतनाक चीखों से गूंजने लगा। वो मेरे हाथों में ऐसे सिटपटाने लगा जैसे उसके जिस्म को आग लग गई हो। वो मेरी तरफ देखकर चिल्लाने लगा। मैंने कुरान पाक की तिलावत जारी रखी। मैंने उसे छोड़ दिया तो वो ज़मीन पर किसी माही बेआब की तरह गिरकर फड़कने लगा। मैंने तिलावत जारी रखी। मेरी आवाज़ भी ऊंची होने लगी। उसकी तेज़ चीखों से कमरों के शीशे तड़कने लगे और एक एक करके टूटते हुए मेरी तरफ बढ़ने लगे। मैंने दिल में अल्लाह से दुआ मांगी तो वो शीशे के टुकड़े मेरी तरफ आने से पहले ही ज़मीन पर जा गिरे। मैंने मुस्कुराते हुए इदरीस के जिस्म से रोशनी की सूरत में निकलने वाले उस शरीर शैतान को देखा। वो रोशनी फ़िज़ा में बुलंद होती गई और एक ज़ोरदार धमाके की आवाज़ पर आंखों को चुंधिया देने वाली तेज़ रोशनी से उस कमबख्त का कला कमा हो गया। मैं फ़ौरन सजदा शुक्र बजा लाया। मेरे जिस्म से खून फिर से रिसने लगा और मुझे ऐसे जैसे दर्द से झटके से लगने लगे। ज़्यादा खून बह जाने की वजह से मुझ पर गनूदगी छाने लगी। मैंने गिरते संभलते दरवाज़ा खोला। जब मीना ने मेरी हालत देखी तो फ़ौरन उसे उसकी आंखें बाहर को आने लगी। मैं समझ गया कि अब वो मुझे गले लगाने वाली थी, मगर ये क्या, वो मेरे पास से भागती हुई अदरीस के पास गई और उसे सहारा देकर उठाने लगी। मुझे ये देखकर खुशी हुई कि वो अब ठीक थी। मीना को इस तरह भागता देखकर एक बात तो साफ हो गई थी कि उसके लिए पहले अपने घर वाले थे और फिर मैं हंसता हुआ ज़मीन पर आ गिरा और होश से बेगाना हो गया। मैंने आईने के सामने टाई बांधते हुए मीना को आवाज़ देते हुए कहा, मीना मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, नाश्ता बना कि नहीं? आँख खुल गई है तो बाहर तशरीफ़ ले आइए, नाश्ता तैयार है। किचन से करारा सा जवाब मिला। मैंने जल्दी से टाई की नॉट बांधी और डाइनिंग टेबल पर जा बैठा। निम्रा नज़र नहीं आ रही, आज स्कूल नहीं जाना क्या? उसने मैंने मीना की तरफ देखते हुए पूछा, जो कि मेरे सामने नाश्ता रख गई थी।
बेटी तो आपकी है ना, अभी तक तैयार नहीं हुई। निम्रा, मीना ने किचन से ही निम्रा को आवाज़ देते हुए बताया। मैं चुपचाप खाना खाने लगा। आज मूड कुछ ख़राब लग रहा था। खैर मुझे अपनी जान प्यारी थी, मैं नाश्ता करने लगा। मामा मेरे बाल बना दे, मुझे देर हो जाएगी, निम्रा ने मीना के सामने खड़े होते कहा। एक तो तुमने अपनी लाडली को बिगाड़ रखा है, ना वक्त पे खाना ना वक्त पे जागना। बहुत तंग हूँ मैं तुम दोनों बाप बेटी से। मीना निम्रा का हाथ पकड़े उसे अपने साथ कमरे में ले गई और डबल रोटी का निवाला मुंह में डालते हुए हंसने लगा कि क्या ये वही मीना है। दोस्तों आपको कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए और हमारे चैनल हैदर वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।